वेलकम फ्रेंड्स। हमने अपना वर्किंग कैपिटल असेसमेंट में फाइनेंशियल असेसमेंट वाला पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा था। तो अब हमने अपना बेस स्टार्ट किया था फाइनेंशियल असेसमेंट का कि हम लॉन्गर व्यू की लॉन्ग टर्म व्यू की तरफ देख रहे हैं, एनपीबीएफ नॉर्म्स की तरफ, जिसको समझने के लिए हम अपना एक बेस तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले उसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू, पहले तो नॉर्मल आपकी एग्जांपल के थ्रू समझाया था, फिर मैंने आपको एक बैलेंस शीट इस तरह से बना के दिखाई थी, और उस बैलेंस शीट को फर्दर फर्दर मैंने सिंपलीफाई तरीके से आपको प्रेजेंट किया था, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाओ उस चीज की। तो इस तरह से मैंने उस बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया था आपके सामने कि बैलेंस शीट के क्या क्या पोर्शन होते हैं और कब जाके क्लाइंट फंसता है। तो बेसिकली क्लाइंट तब फंसता है जब वो शॉर्ट टर्म सोर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज कर लेता है। तो अब इस चीज को समझने के लिए अब हम इस चीज का पता लगाना चाहते हैं कि भाई इस चीज का कैसे पता लगेगा कि क्लाइंट ने ये गड़बड़ घोटाला किया हुआ है, या घोटाला तो क्या गड़बड़ बोल सकते हैं कि उसने अपनी मैनेजमेंट को सही तरीके से नहीं रखा हुआ। तो इस चीज को ही करने के लिए अब ये लेक्चर हम मैंने बनाया है। तो ये चीज कैसे पता लगेगी? तो इस चीज को पता करवाने के लिए हमारी जो रेशो काम में आती है वो होती है करंट रेशो। वो होती है करंट रेशो। अब करंट रेशो आप जो सिंपल समझते हैं, जो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा है या आप किसी से भी बात करते हैं, आप ये समझते हैं जी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं या कुछ है कॉमर्स में पढ़ते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर लेते हैं काफी बच्चे उनमें से, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद भी वो इसको ट्रूली सेंस में नहीं समझते। तो करंट रेशो हम जो हमें समझाया जाता था वो तो ये था कि जी करंट करंट एसेट्स जो हैं, ये जो करंट एसेट्स हैं उनको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देना है। तो और ये रेशो आपकी एक से ज्यादा नहीं चाहिए, ये शुड बी दिस शुड बी मोर देन वन, वन या मोर देन वन, इतना समझाया जाता था। अब इसके पीछे लॉजिक तो किसी ने बताया ही नहीं हमें कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है कि करंट रेशो एक से ज्यादा क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं, इसका क्या रेलिवेंस है। वो उसका रेलिवेंस मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया। अब इसको मैं अमाउंट्स में या फिगर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो यही जो सेम बैलेंस शीट मैंने ऊपर बनाई हुई है, इसी बैलेंस शीट को मैं अभी ड्रॉ डाउन करता हूं। इसी बैलेंस शीट को अब मैं दिखाता हूं आपको। ये है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज ये सपोज है 500 रुपीज। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जो है आपकी वो है 1000 रुपीज। तो ये टोटल बैलेंस शीट है आपकी 1500। आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं, इसको एग्जांपल वन के रूप में लिख लेते हैं। एग्जांपल वन, नॉन करंट एसेट्स हैं ये है 300 रुपीज के, और जो आपके करंट एसेट्स हैं ये है 1200 रुपीज के। तो बैलेंस शीट आपकी टैलीड है पूरी। अब तो इसको पहले तो ये बैलेंस शीट को समझ लीजिए आप। अब बैलेंस शीट हमें क्या चीज बता रही है? बैलेंस शीट हमें बता रही है कि हमने 500 रुपए तो लॉन्ग टर्म सोर्स से इकट्ठे किए, 1000 रुपए अपने करंट रिसोर्स से इकट्ठे किए। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। तो हमने क्या किया जी, हमने इस ये 1500 रुपए जो इकट्ठे हुए, उससे हमने ये फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स वगैरह खरीद लिए 300 रुपए के, और 1200 रुपए के करंट एसेट्स खरीद लिए। यही चीज हमें बता रही है बैलेंस शीट इस टाइम पे। तो इसको दूसरे तरीके से अभी अभी और किस तरीके से रीड किया जा सकता है? अब आप इस चीज को रीड कीजिए कि भाई जो अपना लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है, उसमें उसको यूज किया 300, तो उसमें यूज किया हमने नॉन करंट एसेट्स को फंड करने के लिए, और 200 रुपए यूज कर दिए इसमें यूज करने के लिए, और बैलेंस 1000 रुपए इसमें से यूज किए। तो 1000 प्लस 200, तो इस तरह से हमारे जो करंट एसेट्स हैं 1200 रुपए के फाइनेंस हो गए। तो दोस्तों इस चीज में आपको ये चीज समझनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि करंट लायबिलिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस से कभी लॉन्ग टर्म एसेट नहीं खरीदनी चाहिए। पर इसका अगर वाइस वर्सा देखा जाए, नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस से शॉर्ट टर्म एसेट तो परचेज की जा सकती है, उसमें तो कोई इशू है नहीं ना। इशू तो सिर्फ इसकी इन्वेस्टमेंट, ये सोर्स को इसमें इन्वेस्ट करने से है, इस सोर्स को इसमें इन्वेस्ट करने में कोई इशू नहीं है। इफ नॉन करंट नॉन करंट लायबिलिटी इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड इन करंट एसेट,
देन नो इशू। अब आप खुद सोचिए कि इसमें इशू क्यों नहीं है, क्योंकि इशू इशू पहले तो आप ये चीज रिकॉल कीजिए कि इशू आता कब है। इशू आता है जब करंट लायबिलिटीज को हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और ये जब 3-6 महीने बाद पैसे मांगने आता है तो हमारे पास उसको पैसे देने के लिए नहीं होते। इशू इस वजह से आता है। तो अगर नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि जो पैसा मैंने पहले ही 2-3 साल के लिए उधार मांगा हुआ है, उसको अगर मैं कोई 3-4 महीने के एसेट्स में लगा भी दूं जिससे मुझे 3-4 महीने में 6 महीने में पैसे या विद इन 12 मंथ्स मेरे को पैसे वापस आ जाने हैं, तो मेरे को क्या दिक्कत है? मैं तो तब भी उसको रीपे करने की एबिलिटी में तो बैठा ही हूं। तो नॉन करंट लायबिलिटी को करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने से कोई खतरा नहीं है, इसको इसमें इन्वेस्ट करने से खतरा है। तो एक तो इसको करंट रेशियो को हम इस कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं कि करंट रेशियो हमें क्या बताती है कि भाई जो आपकी जो करंट एसेट्स हैं दे शुड बी गुड इनफ टू फंड योर करंट लायबिलिटीज। मींस कि जब करंट लायबिलिटी यानी कि शॉर्ट टर्म उधार देने वाला बंदा, जब वो जिसने हमें 300 रुपए या 1000 रुपए उधार दिए हुए हैं, जो 1000 रुपए उधार दिए हुए हैं उसने, जब वो पैसा वापस मांगने आएगा, when he ask back his money ask back his money ask back his money, then we should be able to repay। अब रीपे कहां से करेंगे? रीपे करेंगे तो करंट एसेट से ही रीपे करेंगे ना। जो एसेट हमने उसका उसका पैसा जहां से लगाया है उसी पैसे को वापस लेके इसको पैसे वापस करेंगे ना। तो जो करंट एसेट्स जो हमारे 12 मंथ्स में विद इन 12 मंथ्स में रिकवरी हो जाती है, वो वाले एसेट्स की रिकवरी करके हम इसको पैसे वापस कर देंगे। तो हमेशा आपके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज के बराबर हो या ज्यादा हो, तभी आप सही पोजीशन में बैठ पाएंगे ना। तो अगर हम करंट रेशो को देखा जाए तो करंट रेशो इस केस में क्या है? 1200 रुपए की करंट एसेट्स हैं और 1000 रुपए की करंट लाइबिलिटीज हैं, तो ये रेशो आपकी 1:2 टाइम्स है। 1:2 टाइम्स का मतलब है कि आपके पास फंड्स देने के लिए अवेलेबल हैं अपने शॉर्ट टर्म बंदे को, और आपकी जो लिक्विडिटी, इसको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बोल देते हैं ना। लिक्विडिटी मींस कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उनको रीपे कर पाऊं। आपकी लिक्विडिटी पोजीशन ओके है, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन ओके है। अब अगर सेम एग्जांपल में मैं कहता कि ये फिगर जो है, ये फिगर 500 रुपए की है, सॉरी 600 की है, और ये 900 की है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपका लॉन्ग टर्म पैसा तो 500 रुपए है, ये पैसा सारा 600 रुपए में इन्वेस्ट हो गया। 500 रुपए सारे 600 रुपए में लग गए, और जो बैलेंस 100 रुपए आपने कहां से लगाए? वो तो इसी में से लगाए ना 100 रुपए, और इसके जो 900 रुपए हैं वो इधर लगा दिए। तो दैट मीन्स आपने वही वाला गड़बड़ कर दी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को लॉन्ग टर्म में यूज कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ ₹100। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी करंट रेशो क्या आएगी? 900 डिवाइड बाई 1000, ये आएगी 0.90 टाइम्स। यानी कि यू आर नॉट एबल टू रीपे योर करंट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इन फ्यूचर, यू आर इन ट्रबल। तो 0.90x की आपकी रेशो आ रही है। तो इसी वजह से हमको अकाउंटिंग में बोला जाता है कि भाई ये रेशो आपकी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होनी चाहिए आपकी रेशो, तभी आप इसको रीपे कर सकते हैं टाइम पे। तो अब करंट रेशो को एक तो आपने इस तरीके से समझ लिया कि मेरे शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अपना रीपे करने की कैपेसिटी मेरी होनी चाहिए करंट एसेट्स के थ्रू। अब करंट रेशो को किसी दूसरे कोई और तरीके से भी हमें समझना चाहिए कि और किस तरीके से इसी सेम चीज को हम और तरीके से क्या बोल सकते हैं। सेकंड वे ऑफ सेइंग दिस थिंग, सेकंड वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। मैं अब इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलूंगा। अभी तो मैं आपको बोला था इसके और इसके तरीके से, ये और ये के तरीके से। अब मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा, इन दोनों के तरीके से। मैं ये बोलूंगा आपको, बिजनेस इज हैविंग गुड इनफ लॉन्ग टर्म फंडिंग in its business if
करंट रेशियो इज मोर देन 1। भाई साहब क्या मीनिंग है इस बात का? सेम चीज को मैंने दूसरे शब्दों में बोल दिया। क्या मीनिंग है इस चीज का? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरी करंट रेशियो 1.2x है तो इसका मीनिंग है कि मेरे बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म पैसा है वो ज्यादा है, वो अच्छा खासा है, वो करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है, यही मतलब है। क्योंकि करंट लाइबिलिटीज तो मेरी 1000 रुपए की है, करंट लाइबिलिटी एसेट्स 200 रुपए 1200 रुपए की है, और ये 200 रुपए जो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं मैंने करंट एसेट्स में, ये कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर these 200 come, 200 rupees have been sourced, मतलब सोर्स कहाँ से किए, थोड़ा सही वर्डिंग यूज करें। कहाँ से पैसा जुटाया ये 200 रुपए का? आप बताइए। ये पैसा हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस से जुटाया ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से। तो दैट मीन्स करंट रेशियो अगर आपकी मोर देन 1 है तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि आपका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है दैट इज इनफ इन द बिजनेस टू, मतलब उसका मार्जिन आपने अच्छा रखा हुआ है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। तो इसी में ही एक कैच आ जाता है। कैच इन द सेंस कि हम क्रेडिट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। क्रेडिट मैनेजर की प्रोफाइल पहले जमाने की प्रोफाइल नहीं रही जिसमें हम क्या कहते थे कि सिर्फ हम नुक्स निकालने वाला या प्रॉब्लम्स निकालने वाले काम करते थे। अब क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल आजकल के बैंकिंग सेक्टर में, आजकल के इतने बिजनेस ओरिएंटेड सेक्टर में इंडिया में, ये एक बिजनेस ओरिएंटेड प्रोफाइल है। क्रेडिट मैनेजर्स और बिजनेस मैनेजर्स, तो आपको बिजनेस करना है लेकिन ढंग का बिजनेस करना है कि ताकि बैंक को रिस्क कम से कम हो और बैंक अच्छे खासे बंदों को लोन दे। तो कल को अगर आपके पास कोई लोन के लिए फाइल आती है तो उसके पास करंट रेशियो 0.9x है, 0.9x करंट रेशियो है, तो आप तो बोलेंगे कि भाई इसने तो गड़बड़ करी हुई है, इसमें तो ट्रबल है क्लाइंट में। ट्रबल ट्रबल क्या है जी? सेल्स वाला पूछेगा आपसे ट्रबल क्या है, आप बोलोगे कि करंट लायबिलिटीज जो है इसकी, करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो इसने ना फिक्स एसेट्स में, या आप लोग लगाओ कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करी हुई है, आप ये बोलोगे ना लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करी हुई है, तो इसको कल को अगर करंट लाइबिलिटीज को रीपे करना पड़ा तो इसके पास तो पैसे नहीं होंगे रीपे करने के लिए, ये फंस जाएगा। आप इतनी बात बताओगे उसके ऊपर से निकल जानी है बात। तो आप उसको फिर सिंपल वर्डिंग बताओगे कि भाई साहब बात ये है। आप सेकंड वे में बताएंगे कि इसका प्रमोटर मार्जिन या लॉन्ग टर्म फंड्स बिजनेस में लोअर साइड पे है। ये बात वो शायद समझ जाए। प्रमोटर मार्जिन क्या होता है भाई? शेयर कैपिटल ये लॉन्ग टर्म फंड ही होते हैं ना। अदर लॉन्ग टर्म फंड्स बिजनेस में लोअर साइड पे है। तो फिर सेल्स वाला पूछेगा आपसे, सेल्स वाला टीम या बिजनेस टीम जो है वो आपसे पूछेगी कि भाई तू क्रेडिट मैनेजर है, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू सोल्यूशन बता भाई इस प्रॉब्लम का। सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? व्हाट इज द सोल्यूशन? ठीक है, तो क्या सोल्यूशन है आप बताओ। अगर आपके पास बिजनेस में, अगर मैं बोल रहा हूं कि उसने करंट लायबिलिटीज को इसमें यूज किया हुआ है, या उसको मैं अगर दूसरे तरीके से बोल लूं कि उसने लॉन्ग टर्म फंड्स को बिजनेस में कम इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फिर उसको बचाने का क्या तरीका है? भाई सिंपल तरीका है कि इसी लाइन में यही लाइन आपका सवाल है, यही लाइन आपका जवाब है। अगर उसने बिजनेस में लॉन्ग टर्म पैसा कम लगाया हुआ है तो भाई लगा दे और पैसा लॉन्ग टर्म वाला। आस्क हिम, आस्क द क्लाइंट, आप बताओगे इसको, आस्क द क्लाइंट टू इन्फ्यूज लॉन्ग टर्म फंड्स, इन द बिजनेस। सिंपल। आप बोलोगे कि क्लाइंट को बोलो कि अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म पैसा लगाए, लंबे टाइम वाला उधार लेके पैसा इस बिजनेस में लगाए। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो भी सियाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भाई हाउ मच कितना लगाए पैसा, कितना लगाए। फिर वो बताएगा कि बोलेगा कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम बताओ भाई कितना पैसा लगाना है, तुमने बैलेंस शीट स्टडी की है, तुमको बैंक ने हायर किया है इसी काम के लिए। तो फिर आपका काम शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले अपने बैंक की इंटरनल पॉलिसी देखो, कि बैंक आपको कितनी करंट रेशो रखने के लिए बोलता है। अब मैं सिंपलिसिटी के लिए कह रहा हूं कि बैंक कहता है कि आपकी करंट रेशो 1:1 की होनी चाहिए। खैर ये चीज डिबेटेबल है, क्योंकि जब मैं आपको एमपीबीएफ नॉर्म्स का लेक्चर कवर करूंगा तो आपको करंट रेशियो के बारे में ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। तो
इस चीज में आप देखिए करंट रेशियो चलो वो 1:1 बोलता है, तो अब मैं ये 0.90 वाली एग्जांपल को उठा रहा हूँ। 0.90 वाले एग्जांपल को सिंपल दोबारा एक बार बैलेंस शीट बना देता हूँ। इसमें आ गई आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 500, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज 1000, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये आ गई जी 600, आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये आ गई जी आपकी 900। ठीक है जी, 1500। ये आपके सामने बैलेंस शीट थी, और सेल्स वाले भी आपके सेल्स वाले को बता दें कि इसमें प्रॉब्लम है कि करंट रेशियो लेस देन 1 है, यानी कि उसकी करंट लायबिलिटीज जो हैं वो उसने गलत यूज किया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स की तरफ, या इन अदर वर्ड्स उसके लॉन्ग टर्म फंड्स बिजनेस में कम है। तो वो पूछ रहा है कि कितने लगाने चाहिए। आपका बैंक कहता है कि करंट रेशियो 1:1 की होनी चाहिए। तो आप करंट रेशियो 1:1 की कैसे करोगे? तो सोल्यूशन जो आपकी प्रॉब्लम है वही आपका सोल्यूशन है कि लॉन्ग टर्म फंड्स अगर बिजनेस में कम है तो वो पूरा करे लॉन्ग टर्म फंड्स। तो करंट रेशियो 1:1 की करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपकी लाइबिलिटीज तो 1000 की है, ये 900 की है, तो ये कितने से शॉर्ट है? 100 रुपीज से शॉर्ट है ना। तो अगर ये 100 रुपीज से बढ़ जाए तो आपकी जो करंट रेशियो है वो 1:1 आ जाए, 1 की रेशियो आ जाए, 1 बन जाएगा ना ये। तो आप उसको बोलेंगे कि भाई 100 रुपया उसको डालना पड़ेगा लॉन्ग टर्म फंड्स, 100 रुपया उसको लॉन्ग टर्म फंड्स डालने पड़ेंगे। फिर वो पूछेगा, वो भी आगे फिर पूछेगा आपसे, यार 100 रुपया किस शेप में लगवाना है, कौन से लॉन्ग टर्म फंड चाहिए? लॉन्ग टर्म फंड में भी तो टाइप होते हैं ना। आपकी खुद की पूंजी है, खुद की पूंजी है इसमें, प्लस रिश्तेदारों की है, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, अनसिक्योर्ड लोन जो मैंने आपको बताए थे, प्लस बैंक का लॉन्ग टर्म वाला फाइनेंस है। तो आप बोलो कि भाई शेप से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप कोई भी शेप में पैसा ले आओ, चाहे ओनर 100 रुपये अपना लेके आए, चाहे 50 रुपये अपना लेके आए, 50 रुपये दोस्त का लेके आए, चाहे 50 रुपये अपना लेके आए, 25 रुपये दोस्त का लेके आए, 25 रुपये बैंक से लंबा फाइनेंस ले ले, इस तरह से। तो साथ में अगर आपको प्रॉब्लम भी बतानी है तो आपको सोल्यूशन भी बताना है। तो ये आपको बेसिक फंडा जो है बैलेंस शीट का और करंट रेशियो का, इस चीज को अच्छे से समझ लेना है, और इसको चाहे घर में आप बार बार प्रैक्टिस भी कीजिए, इस चीज के नोट्स बनाइए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो मैं वीडियोस आपको बना के दे रहा हूँ इन चीजों के आप नोट्स बनाइए अपने पास। जो प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट्स मैंने बताई हैं, जो वर्किंग कैपिटल नीड्स आपको बताई हैं, इन चीजों के नोट्स बनाइए। जो ये फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स मैं करवा रहा हूँ इनके नोट्स बनाइए अपने पास, इनके कॉन्सेप्ट्स को लिखिए किसी जगह पे। क्योंकि ये मैं इतने सालों से जो 6-7 सालों से मैंने जो काम सीखा है, जो अंदर जा जाके चीजों को सीखा है, समझा है सीनियर से, वो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही डिटेल में कवर करवा रहा हूँ। अगर कल को आप एज अ फ्रेशर कभी बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको कोई भी बंदा इतनी डिटेलिंग में बताने वाला नहीं मिलता। या तो आप बहुत ही, या तो आप बैंकिंग सेक्टर से परेशान हो जाएंगे कि भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो छोड़ रहा हूँ, या फिर आप एक ऐसे इंप्लॉय की तरह बन जाएंगे कि जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है कि महीने की सैलरी आ रही है, सैलरी क्रेडिट हो रही है, बस ठीक है जी, मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है। बैंक ये फॉर्मेट्स फिल करने के लिए दे रहा है कि ये फॉर्मेट फिल करके भेजो, और मैं फॉर्मेट फिल करके दे देता हूँ, भाई जी मेरा काम खत्म। उस तरीके से आप तो एक पोजीशन पे जिंदगी भर अटके रह जाएंगे, कभी भी टाइम टू टाइम आप अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को कंसेप्चुअली और लॉजिकली ध्यान से समझना है आपको। और जो मैं ये एक चीज आपको कवरेज करवा रहा हूँ, ये मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेरा एक आगे व्यू, एक बहुत बिगर व्यू है कि मैं आपको कौन से डायरेक्शन तक लेके जाना चाहता हूँ आपकी नॉलेज को और आपकी अंडरस्टैंडिंग को। उसके लिए मेरे को, मैं एक बेस बिल्डअप कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जिस तरह से ये बैलेंस शीट मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताई है, अब उसी तरह से मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल्स को और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपको उसमें समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं उन चीजों के अंदर। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप वर्किंग कैपिटल लेक्चर 1, वर्किंग कैपिटल नीड एंड वर्किंग कैपिटल लेक्चर 2 को जरूर व्यू कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी वर्किंग कैपिटल नीड वाला, और ये जो मैं आपको 3-4 सिलेक्शन में कवर करवाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको टंडन कमेटी के जो एमपीपीएफ मैक्सिमम परमिशनल बैंक फाइनेंस के नॉर्म्स है वो समझाऊंगा। और आपको जब वो आप समझ जाएंगे तब आपको उनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके टिप्स पे आ जाएंगे कि भाई हाँ हम ये एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, और उस तरह से एलिजिबिलिटी उन्होंने क्यों बनाई है टंडन कमेटी ने, और उसका क्या रेलेवेंस है। तो बहुत टिप्स पे आपके बैठ जाएंगे, आपको कभी भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन चीजों को। तो साथ में मेरी ये भी अपील है कि इस जो मैं वीडियोस को बना रहा हूँ, आप प्लीज इस चैनल को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए।
और प्लस अगर मेरे जो YouTube एनालिटिक्स के मेरे को जो डाटा है उसके अंदर 52% अराउंड 52% जो व्यूअर्स हैं मेरे वीडियोस के उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अंदर मेरा बेनिफिट इतना नहीं है जितना सोसाइटी का बेनिफिट है, क्योंकि इस तरह की जो नॉलेज है या जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम मार्केट में देखने को मिलती है। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो बस मैं बाकी अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में अपना टॉपिक जो है कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।